हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम डीएमएल पढ़ रहे हैं। डीएमएल के अंदर हमने इंजर्शन को सीख लिया है। अब हम आज सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कि अपडेट कैसे करते हैं। किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको अगर आपने अपडेट करना हो, चेंज करना हो, तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर को अगर आपने चेंज करना हो ना, तो अल्टर की कमांड यूज होती है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आपने चेंज करना है तो अपडेट की कमांड यूज होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी सिंगल कॉलम की वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं। फिर यह भी देखेंगे एक मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को कैसे अपडेट करते हैं। अगर एक से ज्यादा रोज को आपने अपडेट करना हो, या आप ये कहना चाहें कि मैं ऊपर वाली 50 रोज को अपडेट करना चाहता हूँ, तो इस तरह स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को किस तरह से अपडेट किया जा सकता है, ये भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं और सॉर्टिंग करने के बाद रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि जो वैल्यूज डिलीट हो चुकी हैं, यानी कि जब आप किसी भी कॉलम के डाटा को अपडेट करते हैं तो दो काम परफॉर्म होते हैं। एक तो पहली वैल्यू डिलीट होती है और दूसरा काम ये होता है कि नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट होती है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ये भी कंपेयर करना चाहें कि पहली वैल्यू कौन सी थी जो डिलीट हुई और बाद वाली वैल्यू कौन सी थी जो कि इंसर्ट हुई, तो इन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम ये प्रोसीजर भी सीखेंगे कि किस तरह उन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जा सकता है या दिखाया जा सकता है यूजर को कि ये वैल्यू थी पहली और बाद वाली वैल्यू ये है। तो सबसे पहले तो ये है कि टेबल के कॉलम को किस तरह से अपडेट करते हैं। कॉलम के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, अब आप चाहते हैं कि उसका नाम, फॉर एग्जांपल नेम पड़ा हुआ है सुलेमान, आप चाहते हैं चेंज करके इसको साजिद कर दिया जाए, तो क्या करेंगे। इसके लिए आपको अपडेट की कमांड यूज करनी है। तो कैसे यूज करनी है कि अपडेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ये टेबल का नाम है, स्टूडेंट्स टेबल का नाम है, अपडेट की कमांड साथ आएगी। तो आगे सेट स्टेटस, ये कॉलम का नाम है, स्टेटस की वैल्यू सेट कर दो। क्या सेट कर दो, ग्रेजुएटेड। कहाँ सेट कर दो, वेयर ग्रेजुएशन ईयर इज 2026, यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर 2026 है, वहां पे स्टेटस सेट कर दो ग्रेजुएटेड। बस ये कमांड एग्जीक्यूट होने से स्टूडेंट का जो टेबल है उसके अंदर जो कॉलम है ना स्टेटस का, वो चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेजुएटेड। हर एक स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएटेड स्टेटस नहीं हो जाएगा, बल्कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज होगा जिनका ग्रेजुएशन ईयर 2026 था। ठीक है, तो ये बात ख्याल करनी है आपने कि ये वेयर क्लास हमेशा याद से लगानी है। अगर आप ये वेयर क्लास नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाएंगे। बेशक ग्रेजुएशन ईयर 2030 है, फिर भी आपने ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी तो आज ही वो सारे ग्रेजुएटेड हो जाएंगे 2026 के अंदर ही। तो वैसे है तो मजे की चीज स्टूडेंट्स के लिए कि फॉरन क्यूरी एग्जीक्यूट करे और वो सारे के सारे ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन ये है कि चूंकि ये डाटा जो है ना, ये परमानेंटली सेव हो जाना है, परमानेंटली चेंज हो जाना है। अगर आप कंट्रोल सेट करना चाहें कि मैं इसको अनडू करना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई ऑप्शन डाटाबेस के अंदर मौजूद नहीं होता कि आप उसको अनडू कर सके। तो इस वजह से क्यूरीज को बहुत ही सोच समझ के लगाना होता है, ताकि कोई डाटा भी ऐसा जाया ना हो जाए जो बाद में रिकवर ना हो सके। ठीक है, तो हमारा एक सिंगल कॉलम को अपडेट करने का ये प्रोसीजर है। अगर मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना है तो वही होगा, प्रोसीजर तो वही है कि अपडेट स्टूडेंट्स टेबल का नाम, सेट स्टेटस इज इक्वल टू ग्रेजुएटेड, ये एक कॉलम की वैल्यू अपडेट होगी। एलुमनाई ईमेल इज इक्वल टू अली खान, ये दूसरे कॉलम की वैल्यू अपडेट होगी। दो कॉलम थे, स्टेटस और एलुमनाई, जिनको आप अपडेट कर रहे हैं। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 101, जहां पे स्टूडेंट 101 है ना आईडी, वहां पे ये दो कॉलम्स की वैल्यूज को चेंज कर दो, तो कोई मसला नहीं। ये ज़हन में रखना है आपने, यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। यहाँ लिखा है स्टेटस इज इक्वल टू ग्रेजुएटेड, कॉमा एलुमनाई ईमेल इज इक्वल टू अली खान। आपने एंड नहीं लगा देना कि वेयर स्टेटस इज इक्वल टू ग्रेजुएटेड एंड एलुमनाई ईमेल इज इक्वल टू दिस। एंड नहीं लगाना, यहाँ पे कॉमा आएगा, ये बात अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेनी है आप। नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को आप अपडेट करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे है कि टॉप 100 ऑर्डर्स को अपडेट कर दो, क्या अपडेशन करनी है, उनका स्टेटस चेंज करना है, उनका स्टेटस प्रोसेसिंग कर देना है। कहां से, पेंडिंग स्टेटस को चेंज करके प्रोसेसिंग कर देना है। तो जो टॉप ऐसे ऑर्डर्स होंगे जिनके अंदर स्टेटस पेंडिंग आ रहा है ना, उन ऑर्डर्स के स्टेटस को ये चेंज कर देगा और उन ऑर्डर के स्टेटस को प्रोसेसिंग कर देगा। ठीक है, ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी। लेकिन मसला ये है कि जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो टॉप वाली, यानी कि टेबल के अंदर जो पहली रो है, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये इस तरह से टॉप पे है। पहली रो सबसे टॉप पे है, दूसरी उसके बाद बाकी रोज में से टॉप पे है। तो इस तरह से ये टॉप 100 वो वाले रिकॉर्ड लेगा जिनके अंदर जो स्टेटस है ना वो पेंडिंग है। ठीक है, वो वाले ऑर्डर्स ले लेगा जिनके अंदर स्टेटस पेंडिंग है, टॉप वाली।
और उनको चेंज कर देगा, प्रोसेसिंग कर देगा। ये नहीं देखेगा, ये वाली क्यूरी से आप इस चीज को नहीं चेक कर सकते कि जो ऑर्डर पहले से आए हुए वो कौन से हैं। हो सकता है वो बाद वाली रो किसी के अंदर ऑर्डर लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्डर डेट थी वो ऑर्डर डेट पहले वाली थी, उसको पहले प्रोसेस होना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो टेबल के अंदर बाद वाली रोज के अंदर है, टॉप रोज के अंदर नहीं है, टॉप 100 के बाद वाली रो के अंदर है, तो इस वजह से वो ऑर्डर तो प्रोसेस नहीं हो सकेगा। अगर आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले डेट ऑफ ऑर्डर के हिसाब से उसको सॉर्टिंग कर लूं, ताकि मुझे पता चले कि पुराने ऑर्डर्स कौन से हैं, जो पुराने ऑर्डर्स हैं उनको पहले प्रोसेस करना है मैंने, तो फिर अपडेट कमांड अकेली इस तरह से काम नहीं कर सकती, क्योंकि अपडेट कमांड के अंदर ऑर्डर बाई क्लास यूज नहीं होती। ऑर्डर बाई क्लास क्या होती है उसको हम आगे चल के देख लेते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अपडेट कमांड के अंदर ऑर्डर बाई क्लास नहीं होती। तो ऑर्डर बाई क्लास जो है ना वो कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। ये CTE एक तरीकाकार है जिस तरीकेकार के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, जो काम मैंने बताया है कि ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स को पहले फाइंड करें और फिर उनका स्टेटस चेंज करें। तो कैसे? CTE क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर ये होता है कि हमने एक ये वेरिएबल बना लिया, लेट्स सपोज ये देखें, इसका तरीकाकार ये है कि विद कीवर्ड आता है, फिर आगे वेरिएबल का नाम आ जाता है और उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। किस तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं? ये देखिए, सिलेक्ट टॉप, ये हमने सिलेक्ट की कमांड एग्जीक्यूट कर दी है। सिलेक्ट टॉप 100 स्टेटस, हमने 100 स्टेटस को सिलेक्ट करना है फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर के टेबल में से। वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग, जहां पे स्टेटस पेंडिंग है। ऑर्डर बाई ऑर्डर डेट, ये वो क्लास थी जो हम अपडेट क्यूरी के अंदर नहीं लिख सकते थे। ये वाली क्लास जो है ये सिलेक्ट क्यूरी के अंदर ही लिख सकते हैं। ये सिलेक्ट जो टाइप है ना, मैंने आपको बताया था DQL होती है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। इसके बारे में हम आगे जाकर तफसील से पढ़ने वाले हैं, अभी आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन सिंपल ये समझ लें कि ये सिलेक्ट कमांड जो होती है ये डाटा को डाटाबेस से रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव तो कर रहे हैं और साथ हम ये कह रहे हैं कि इनकी सॉर्टिंग भी करके रिट्रीव करना है, यानी कि सॉर्टेड फॉर्म में लेके आओ डाटा। सॉर्टेड फॉर्म में, किस सॉर्टेड फॉर्म में? आपको पता है सॉर्टिंग दो तरह से हो सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। या लिखा हुआ है ASC, तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करो। अगर DESC होता तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती। और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने का मतलब ये है कि जो पहली डेट्स हैं, पुरानी डेट्स हैं, वो रिकॉर्ड्स पहले आए, जो नई डेट्स हैं वो रिकॉर्ड्स आखिर में चले जाएं। तो इस तरह से जब आप टॉप 100 ऑर्डर्स की स्टेटस को चेंज करेंगे तो जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स होंगे उनका स्टेटस चेंज होगा। तो बहरहाल ये बात मैं समझा रहा था CTE क्या चीज होती है। आपने एक वेरिएबल बना लिया, एज लगाया, ब्रैकेट लगाई और सिलेक्ट की कमांड एग्जीक्यूट कर दी कि वो वाले 100 स्टूडेंट्स ले आओ जिनकी ऑर्डर डेट जो है वो सबसे पुरानी है और स्टेटस पेंडिंग है, वो 100 लेके आओ। अब ये ब्रैकेट बंद की तो इसका मतलब ये है कि ये जो CTE की ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी एज के बाद, वो ब्रैकेट आपने बंद कर दी है। अपडेट ओल्डेस्ट पेंडिंग, अब ये देखिए ओल्डेस्ट पेंडिंग को वो एज टेबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टेबल का नाम आता है ना अपडेट के बाद, अपडेट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अपडेट ओल्डेस्ट पेंडिंग। अब ये जो ये वेरिएबल था ना, ये यहाँ पे टेबल के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। सेट स्टेटस इज इक्वल टू प्रोसेसिंग, उसके अंदर स्टेटस प्रोसेसिंग सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये टेबल जो है ये टेम्परेरी है, ये डेटाबेस के अंदर क्रिएट नहीं होगा, ये परमानेंट नहीं है कि आप जब मर्जी इसको यूज करना चाहे यूज कर सके, नहीं, ये वक्ती तौर पे क्रिएट होगा इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद आप इस टेबल को दोबारा फेच नहीं कर सकते, वैल्यूज को देख नहीं सकते, वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो टेम्परेरी वेरिएबल था, उसके अंदर टेबल से डाटा को फेच करके रखा, ये क्यूरी प्रोसेस की और बस ये टेबल गायब हो गया। ठीक है, छू मंतर हो गया, नजर ही नहीं आएगा टेबल है कहाँ पे। अब हम चलते हैं ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। लेकिन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया है, इसको हम करते हैं कनेक्ट। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटाबेसेस नजर आएंगे। डेटाबेसेस में जाना है तो आपको अपना डेटाबेस नजर आएगा जिसके अंदर हम सारी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं DemoDB के नाम से। अगर मैं इसके टेबल्स को एक्सपेंड करता हूं तो आप देखेंगे कि इन टेबल्स के अंदर कोई भी यूजर डिफाइंड टेबल मौजूद नहीं है। तो मैंने टेबल क्रिएट करना है, टेबल के अंदर डाटा रखना है, तभी तो उसको अपडेट कर सकूंगा। तो टेबल क्रिएट करना या टेबल के अंदर डाटा रखना, टेबल क्रिएट करना या इंसर्ट करना, ये हम बड़ी तफसील से देख चुके हैं।
आज मैं उस चीज को दोबारा से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैंने वो क्यूरीज लिख के रखी हुई है, मैं वो क्यूरीज लेके आता हूँ और फिर देख लेते हैं कि वो काम किस तरह से करते हैं। हम टेबल को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, मैंने दो तरीके बताए थे ना आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके अगर टेबल क्रिएट करना चाहें तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं न्यू टेबल, और दूसरा तरीका क्या बताया था कि क्यूरी एडिटर को यूज करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से यानी क्यूरी एडिटर को यूज करते हुए टेबल को क्रिएट करता हूँ। क्यूरीज लिख के रखी हुई है मैंने, ये है जी वो क्यूरीज जिनको मैंने एग्जीक्यूट करना है। ये सारी क्यूरीज में ले जाता हूँ एक ही वक्त में, कंट्रोल सी किया और इसको जाके यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो ये सारी क्यूरीज आ गई। क्यूरीज कौन सी है, एक तो क्यूरी है टेबल क्रिएट करने की, एम्प्लॉय के नाम से हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर आईडी, नेम, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ हायरिंग, प्रमोशन स्टेटस और सैलरी, ये कॉलम्स लेके आना चाहते हैं। ठीक है, और फिर आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की होगी, उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगी हुई है pk अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो नेम्ड कंस्ट्रेंट है, मैंने आपको बताया था ज्यादा कोशिश ये किया करें नेम्ड कंस्ट्रेंट्स यूज किया करें, क्योंकि नेम्ड कंस्ट्रेंट्स को अगर आप यूज करेंगे तो फ्यूचर में उन कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करना आपके लिए आसान होगा। तो बहरहाल मैंने ये कन्वेंशन बनाई है कि यहाँ पे पी के प्राइमरी की के लिए लिखा है अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये टेबल का नाम लिखा है, अंडरस्कोर आईडी ये मैंने कॉलम का नाम लिखा है। तो मैं जो भी कंस्ट्रेंट बनाता हूँ वो इस तरह से बनाता हूँ कि पहले मैं उसका एब्रिविएशन लिखता हूँ, पी के फॉर प्राइमरी की, अगर यहाँ पे देखिए तो डी एफ फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे उसके बाद टेबल का नाम आता है, तो यहाँ भी आप देखिए कि टेबल का नाम आया है एम्प्लॉय। आगे आता है कॉलम का नाम, तो यहाँ पे आईडी है कॉलम का नाम, तो यहाँ पे कॉलम का नाम था प्रमोशन स्टेटस, तो ये प्रमोशन स्टेटस यहाँ पे आया। तो बहरहाल आप अपनी मर्जी से कोई भी कन्वेंशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी कन्वेंशन को फॉलो करें, लेकिन कोई कन्वेंशन जरूर बना लें, क्योंकि अगर आपको 2 हफ्ते बाद उसी कंस्ट्रेंट को दोबारा एड्रेस करने की जरूरत पेश आती है तो आपके लिए परेशानी ना हो कि पता नहीं क्या नाम था। अगर वो अपनी मर्जी से नाम रखेगा तो वो फिर आप उसको देख नहीं सकेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ना इस कन्वेंशन को, ये जो कंस्ट्रेंट है इस कंस्ट्रेंट को मैं नेम्ड कंस्ट्रेंट नहीं बनाता, मैं कहता हूँ सैलरी जो है वो इंटीजर होगी, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 50,000 है। तो ये बार मैंने क्यूरी टेबल क्रिएट करने के लिए लिख ली है। आगे टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने का पता है आपको, मल्टीपल रोज एक ही वक्त में इंसर्ट की जा सकती है। आईडी, नेम, सिटी, जेंडर और डेट ऑफ हायरिंग, आईडी, नेम, सिटी, जेंडर और डेट ऑफ हायरिंग, ये मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। प्रमोशन स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया, सैलरी प्रोवाइड नहीं की, इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। प्रमोशन स्टेटस में नॉट एलिजिबल होगा तो डिफॉल्ट सैलरी के अंदर 50,000 होगा, तो इस वजह से वो वैल्यूज मैंने प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, टेबल भी क्रिएट हो जाता है, टेबल में वैल्यूज भी इंसर्ट हो जाती है, तो सिलेक्ट करके वो मुझे दिखा भी दो कि वो कौन सी वैल्यूज थी। मैंने ये क्यूरीज को सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो देखिए आपका टेबल क्रिएट हो गया, टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होगी, वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे नजर आना शुरू होगी। ठीक है, टेबल तो बन गया, टेबल नजर आ रहा है आपको। तो अब मैं अगर जाके देखना चाहता हूँ इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ये कंस्ट्रेंट्स कहाँ पे बनी है, तो मैं टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको वो टेबल नजर आना शुरू हो जाएगा एम्प्लॉय के नाम से। इस टेबल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रेंट्स बनी हुई है, इन कंस्ट्रेंट्स को मैं ओपन करता हूँ तो एक कंस्ट्रेंट तो ये है डीएफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय प्रमोशन स्टेटस, डीएफ अंडरस्कोर, ये डीएफ स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट एम्प्लॉय, टेबल का नाम, प्रमोशन स्टेटस ये कॉलम का नाम। एक तो ये है जो मैंने अपनी मर्जी से ये नाम दिया है। दूसरी क्या बनी है, वो बनी है डीएफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर OF 624। ये देखें ना कितना कॉम्प्लिकेटेड सा मुश्किल सा नाम बन गया, ये आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको याद रखना आसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले कंस्ट्रेंट का नाम आता है, जो भी आप एब्रिविएशन उसका यूज करना चाहते हैं वो आ जाएगा, उसके बाद आपके टेबल का नाम आएगा और उसके बाद कॉलम का नाम आएगा। तो ये सिंपल है, जब भी आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे आप फ्यूचर में इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं, या कोई भी काम करना चाहें इस कंस्ट्रेंट के साथ दोबारा वो परफॉर्म कर सकते हैं आप। तो ये टेबल के अंदर वैल्यूज तो आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, हालांकि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी तो लगाई हुई है। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स के अंदर नहीं बल्कि कीज के अंदर आती है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो पी के अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये वही कंस्ट्रेंट है जो हमने बनाई हुई है और ये प्राइमरी की के तौर पर सेट की थी, तो इस वजह से ये कीज के अंदर आपको नजर आ रही है। अच्छा जी, तो अब हमने ये टेबल बना लिया, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर दिया, डाटा को शो भी कर लिया। अब हम इसके अंदर अपडेट करना सीखते हैं कि इसके कॉलम्स की वैल्यूज को अपडेट कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डेविड का ना मैं सिटी चेंज करना चाहता हूँ, मैनचेस्टर से मैं उसको वाशिंगटन करना चाहता हूँ, डेविड को मैनचेस्टर से वाशिंगटन करना चाहता हूँ। तो एक बात जरा यहाँ पे देखें कि यहाँ भी डेविड है, यहाँ भी डेविड है, तो
अगर मैं डेविड का सिटी चेंज करके वाशिंगटन करूं तो क्या सिर्फ पहले वाले डेविड का सिटी चेंज होगा या इस डेविड का सिटी भी चेंज हो जाएगा? तो ये देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाता कि कहीं एक कमांड लिखने से दो कमांड, दो रोज तो अपडेट नहीं हो जाएंगी। तो नई क्यूरी बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा अपडेट, आगे टेबल का नाम आना होता है तो मुझे पता है टेबल का नाम एम्प्लॉई है। अपडेट एम्प्लॉई करना क्या है, सिटी सेट करना है। सेट सिटी इज इक्वल टू, क्या नाम रखना है सिटी का, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ये मैंने सिटी का नाम रख लिया। कहाँ पे, जहां पे नाम क्या है, डेविड है। वेयर नेम इज इक्वल टू डेविड। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो कहता है दो रोज इफेक्ट हुई है, एक रो इफेक्ट नहीं हुई, दो इफेक्ट होगी। ये देखे, ये एक थी ये दूसरी थी, दो जगहों पे डेविड नाम था तो इस वजह से दो रोज इफेक्ट हो गई हैं। अगर आप रिकॉर्ड जो है ना वो अपडेटेड देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सिलेक्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट करें दोबारा तो डेविड वाशिंगटन डीसी, और यहाँ भी डेविड वाशिंगटन डीसी आ चुका है तो दो रोज अपडेट होगी। इसी वजह से हम आईडी रखते हैं हर टेबल के अंदर, एक प्राइमरी की रखते हैं जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ये नहीं आप करना कुछ चाह रहे थे, आप पहले डेविड का सिटी चेंज करना चाह रहे थे और वो दूसरे डेविड का सिटी भी चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि नाम तो रिपीट हो सकते हैं। तो इस वजह से हम जब भी क्यूरी के अंदर कोई आइडेंटिफाई करना चाहते हैं रिकॉर्ड को तो हम यूनिक आइडेंटिफायर को यूज करते हैं, और वो यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है, वो प्राइमरी की होती है। तो चलो अब मैं डेविड का ना सिटी चेंज करना चाहता हूँ और सिटी जो है वो न्यूयॉर्क कर देना चाहता हूँ। और कौन से डेविड का, पहले डेविड का। तो मैं आईडी के साथ करूंगा, आईडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि आईडी तो रिपीट नहीं होनी, वो तो एक बंदे की एक ही आईडी होगी हमेशा। तो इस वजह से ऐसा कोई मसला पैदा नहीं होगा जैसा कि हमें पहले पैदा हुआ। तो क्या करना है, अब मैं जाकर अपडेट ही करता हूँ, लेकिन वेर नेम इज इक्वल टू बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर आईडी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे आईडी 1 है। तो अब चूंकि आईडी जो है वो इंटीजर वैल्यू है तो इस वजह से उसको कोट्स के अंदर एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ पे आईडी 1 है ना वहां पे सिटी जो है वो न्यूयॉर्क कर दो। अब क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो एक रो इफेक्ट हुई है, अब दो रोज इफेक्ट नहीं हुई है क्योंकि आईडी इज यूनिक आइडेंटिफायर। तो अब अगर आप जाके देखना चाहें तो अब यहाँ पे भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले डेविड को तो न्यूयॉर्क मिल गया है, दूसरे डेविड का सिटी जो है वो वाशिंगटन डीसी ही है। तो व्यूअर्स आपने ये तो काम करना सीख लिया, एक कॉलम की वैल्यू को आपने अपडेट करना सीख लिया। अगर दो कॉलम्स की वैल्यूज को अपडेट करना हो या तीन कॉलम्स की यानी कि मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को अपडेट करना हो तो वह कैसे करेंगे? तो चले चलते हैं। मैं कहता हूँ एक तो इसका न्यूयॉर्क की बजाय ना आप इसका सिटी कर दो ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और दूसरा जो है इसका जो सैलरी है वो भी चेंज कर दो, सैलरी कर दो 50,000 की बजाय 52,000, ठीक है। ये दो चीजें मैंने चेंज की है, फिर आईडी इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अब इस क्यूरी को, तो एरर आ गया। क्या एरर आ गया? अनक्लोज कोटेशन मार्क। ये देखिए ना, ये सैलरी जो है, ये आपने सिटी जो है उसको क्लोज नहीं किया। अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आ गई, एक रो इफेक्ट हो गई है। अब जाके देख लें कि वो रो इफेक्ट हुई है और वो दो चीजें चेंज हुई है या नहीं हुई है। इस क्यूरी को अभी तो ये देखे ना, ये पहले वाली आ रही है, डेविड जो है न्यूयॉर्क से और 50,000 ले रहा है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि डेविड ऑक्सफोर्ड से हो गया और 52,000 ले रहा है। ये डेविड की सैलरी हमने मुफ्त में ही बढ़ा दी है। इसको वापस लेके जाती है, वापस लेके जाने के लिए इस क्यूरी के अंदर आते हैं और मैं कहता हूँ सैलरी को सिर्फ सेट करना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का ही है डेविड, लेकिन सैलरी तो उसकी 50,000 ही रखनी है हमने, उसके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करना। तो चले जी, मैंने डेविड की सैलरी को चेंज करके 50,000 कर दिया है। तो अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो ये सैलरी आपको 50,000 मिलनी शुरू होगी। हमने मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को भी अपडेट करना सीख लिया। अब मैं करना ये चाहता हूँ जो टॉप 50% है ना, यानी कि अगर 10 थे तो टॉप 50% जो है वो 5 हो जाएंगे। 5 लोगों को प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं उनकी सैलरी भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो देखना चाहता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक क्यूरी यहाँ पे नई बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ अपडेट टॉप 5। टॉप 5 को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? किस टॉप 5 स्टूडेंट्स को करना है? नहीं, एम्प्लॉइज को करना है। टेबल का नाम आएगा, टॉप 5 एम्प्लॉय को अपडेट करना है। करना क्या है? सेट सैलरी इक्वल्स टू 52,000, इनकी सैलरी को 52,000 सेट कर देना है। चलें, ये पूरी एग्जीक्यूट की
5 रोज इफेक्ट हो गई है क्योंकि आपने टॉप 5 को जो किया था। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस क्यूरी को दोबारा से एग्जीक्यूट कर ले, तो ये देखिए 52,000 टॉप वाली 5 रोज के लिए हो गया है। ठीक है, बाकी जो नीचे वाली 5 रोज है ना उनके लिए 50,000 ही है। लेकिन ये तो ज्यादा नहीं होगी कि एक बंदा 2006 में आया है, उसकी सैलरी बढ़ा दी है, 2005 वाले की भी बढ़ा दी है, 2008 वाले की भी बढ़ा दी है। लेकिन एक बंदा बेचारा जो 2001 से 2000 से काम कर रहा है, उसकी सैलरी आपने नहीं बढ़ाई, वो सैलरी तो उधर ही है। जो डीबीए है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कहा जाता है कि ये सैलरी तो मैं शॉर्ट करके बढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि जो पहले से लोग काम कर रहे हैं ना, कि 2002 वाले की बढ़ती, 2001 वाले की बढ़ती, 2000 वाले की बढ़ती, 2008 वाले की ना बढ़ती बेशक, क्योंकि वो तो अभी पुराना नहीं है, पुराने लोगों की सैलरी पहले बढ़ानी है। तो अब ये पुराने लोगों की सैलरी बढ़ाना जो है ना, ये आपकी यहाँ पे टॉप जो अपडेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो टॉप को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप ऑर्डर बाय नहीं लगा सकते। ऑर्डर बाय, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि डेट ऑफ हायरिंग है ना, ऑर्डर बाय डेट ऑफ हायरिंग। इस क्यूरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे आप ऑर्डर का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, यानी कि ऑर्डर बाय क्लास को आप अपडेट कमांड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सॉर्टिंग नहीं कर सकते आप अपडेट कमांड को यूज करते हुए। अपडेट कमांड को यूज करते हुए सॉर्टिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्ट कमांड को यूज करते हुए तो सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं कोई तरीका ऐसा अपनाता हूं कि मुझे सिलेक्ट कमांड भी मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर सकूं, और वो तरीका जो है वो CTE है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है। तो पहला काम तो ये करते हैं हम कि ये जो 52,000 सैलरी हमने गलती से सेट कर दी है ना, वो हम सीनियर को ही करना चाहते थे, लेकिन गलती से हमने टॉप पे किया है, तो वो ये टॉप वाले 5 रोज जो है वो सिलेक्ट हो गई। पहला काम तो ये करते हैं कि इसको दोबारा 50,000 पे लेके आते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे जो 52,000 किया था इसको 50,000 कर देंगे, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ऑर्डर बाय तो क्लास यहाँ पे लगनी नहीं है। ठीक है जी, ये वो 5 रोज जो है ना वो अपनी जगह पे आ गई है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करके दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 50,000 जो है वो सबकी सैलरी अब हो चुकी है। अच्छा जी, अब CTE की तरफ आते हैं। CTE क्या होती है, मैं एक नई क्यूरी यहाँ पे बनाता हूँ और लिखता हूँ विद, ये कीवर्ड होता है, और उसके बाद आप वेरिएबल बना लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जिसके अंदर डाटा स्टोर हो सके। ये एक टेम्परेरी टेबल बन रहा है, सीनियर एम्प्लॉय एज। अब इसके अंदर आप सिलेक्ट कमांड लगाएंगे और वैल्यूज को सॉर्ट कर लेंगे। कैसे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वो सारे के सारे एम्प्लॉय को तो नहीं सिलेक्ट करना था, आपने सिलेक्ट करना था टॉप 5 जो एम्प्लॉयज हैं उनको। तो टॉप 5 लिख दिया आपने। टॉप 5 जो एम्प्लॉयज हैं उनके सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके ले आओ। ऑर्डर बाय, यहाँ पे हम ऑर्डर बाय क्लास लगाते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। ऑर्डर बाय डेट ऑफ फायरिंग के लिए ऐसे सॉर्टिंग करो, और वो रिकॉर्ड जो है ना वो उनको उठा के ले आओ। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। अब मैंने इस सीनियर एम्प्लॉयज को यूज करते हुए अपडेट क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। अपडेट सीनियर एम्प्लॉय, क्या सेट करना है, सेट प्रमोशन स्टेटस इक्वल्स टू नॉट एलिजिबल को ना मैं एलिजिबल कर देता हूँ। चलिए ये क्यूरी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, 5 रोज इफेक्ट हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं वो 5 रोज कौन सी इफेक्ट हुई है, तो आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो आपको पता चलेगा कि ये भी नॉट एलिजिबल हो गया। देखिए 2006 वाला नॉट एलिजिबल हो गया, 2005 वाला भी नॉट एलिजिबल है, 2008 वाला भी नॉट एलिजिबल है, 2001 वाला, 2000 वाला और 2002 वाला, ये लोग एलिजिबल हो गए। और जो नए एम्प्लॉइज थे ना, जो यानी कि सीनियर नहीं थे, जो जूनियर एम्प्लॉइज थे वो नॉट एलिजिबल हैं, और जो सीनियर एम्प्लॉइज थे वो एलिजिबल हो गए। एक तो आपने यहाँ पे प्रमोशन स्टेटस में ये लगा दिया कि ये लोग एलिजिबल हो गए। अब अगला प्रोसेस क्या है, अब आपको कहा जाता है, जो डीबी है उसको कहा जाता है कि अगर ये एलिजिबल हैं तो इनकी प्रमोशन कर दो, प्रमोशन कर दो, और इनकी सैलरी जो है वो 10% इंक्रीज कर दो। ठीक है जी, तो अब हम एक नई क्यूरी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपडेट, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, सेट
प्रमोशन स्टेटस इक्वल्स टू प्रमोटेड। पहले तो एलिजिबल था ना, अब प्रमोटेड हो गया। साथ ही इसकी सैलरी को इंक्रीज कर दे, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 1.1, यानी कि 10% का इंक्रीज करके उसके अंदर सैलरी के अंदर रख दो। वेयर सबकी नहीं सैलरी बढ़ानी, बल्कि वेयर प्रमोशन जो कि एलिजिबल थे प्रमोशन के लिए उनकी बढ़ानी है। वेयर प्रमोशन स्टेटस इक्वल टू एलिजिबल। तो अब अगर क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो ये 5 रोज फिर इफेक्ट हो गई हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हैं ये प्रमोटेड हो गए, जो एलिजिबल थे वो प्रमोटेड हो गए हैं और उनकी सैलरी 55,000 हो गई है। ठीक है ना, 10% का इंक्रीज लग गया उनको। बाकी जो लोग जूनियर हैं उनकी सैलरी 50,000 ही है और वो भी एलिजिबल भी नहीं है। तो टॉप वाले जो आपने 50% करने थे, यानी कि जिनको प्रमोट करना था, वो अब से ही सीनियर एम्प्लॉइज ही प्रमोट हुए हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखें कि जो मैंने टॉप 5 लिखा है ना, ये तो चले आपको पता होगा, तो फिर तो आप लिख सकते हैं कि टॉप 5 जो है ना वो उनको आपने प्रमोट करना है। 10 थे तो उसमें से अगर ज्यादा एम्प्लॉइज हों और आपको नहीं पता कि 50% कितने बनते, तो आप यहाँ पे 50% भी लिख सकते थे। टॉप 50%, टॉप 50% का सब कुछ जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप 70%, लेट्स सपोज ये 70% करते हैं, टॉप 70% करते हैं और उनको प्रमोशन स्टेटस की बजाय आप कह देते हैं कि उनका सिटी जो है वो चेंज कर देते हैं, उनका सिटी लाहौर कर देते हैं। और अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो 7 रोज इफेक्ट हुई है। ठीक है ना, 70%, 10 लोग थे उनका 70%, 7 रोज होंगी वो इफेक्ट हुई है। तो इस तरह से बहरहाल हमने ये सीख लिया कि मल्टीपल रोज को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं एक ही क्यूरी के थ्रू। फिर अगर आपने कोई सॉर्टिंग वगैरह करनी हो तो पहले सॉर्टिंग करके फिर आप किस तरह से मल्टीपल रोज को अपडेट कर सकते हैं। हाँ, अब अगर अभी आप देखना चाहते हैं कि आप कंपेयर करना चाहते हैं कि जो पहले वैल्यू अपडेट हुई है वो कौन सी थी वैल्यू अपडेट होने से पहले, और वैल्यू अपडेट होने के बाद कौन सी वैल्यू आई है, तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं। कैसे, देखें, मैंने लिखा अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल्स टू 60,000। ये मैंने सेट किया ना सैलरी 60,000, तो मैं इसको कह देता हूँ आउटपुट में मुझे दिखा भी दो किस क्या दिखाएगा। जब भी अपडेट करते हैं टेबल को, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब टेबल अपडेट होता है तो दो काम होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने डेविड को अपडेट किया ना, आपने यहाँ पे अर्शिद किया, तो क्या होगा, ये डेविड डिलीट होगा, पहले डिलीट होगा और उसके बाद वैल्यू अर्शिद जो है वो इंसर्ट होगी। तो ये दो चीजें, दो काम होते हैं, पहली वैल्यू डिलीट हो जाती है और दूसरी इंसर्ट हो जाती है। डिलीटेड डॉट नेम, जो पहले नेम था यानी कि डिलीट होने से पहले या अपडेट होने से पहले जो नेम था उसको आपने आउटपुट करना है। साथ ही आप कहते हैं डिलीटेड डॉट डेट ऑफ हायरिंग को करना है, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर हायरिंग। तीसरा आप कहते हैं कि उनकी पिछली सैलरी कितनी थी, डिलीटेड डॉट सैलरी, ये कितनी थी। और फिर आप कहते हैं कि ये भी बताओ अब उनकी नई सैलरी जो है वो क्या है, इंसर्टेड डॉट सैलरी। where date of the date of hiring is less than 2004, फर्स्ट जनवरी 2004 से पहले पहले जो लोग उनकी सैलरी हम 60,000 सेट करना चाहते हैं। अपडेट एम्प्लॉई, एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो, सैलरी ये सेट कर दो, और सैलरी जब सेट करोगे तो ज़ाहिर वैल्यू चेंज होगी। तो डिलीटेड का नाम दिखा दो, डिलीटेड की डेट ऑफ हायरिंग दिखा दो, डिलीटेड सैलरी दिखा दो और इंसर्टेड सैलरी भी दिखा दो। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए ये रिकॉर्ड हैं जो अपडेट हुए हैं, जो 2004 से पहले वाले हैं। ये देखें 2001, 2000, 2000, 2001, 2002, इन लोगों की सैलरी पुरानी थी 55,000, इन लोगों की सैलरी बढ़ा के आपने कर दी है 60,000। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले सैलरी ये थी, अब सैलरी ये है।
अब ये नहीं है कि डिलीटेड और इंसर्टेड को आप बाद में भी यूज कर सकेंगे, नहीं, इसी क्यूरी के अंदर अंदर ही आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जब एक मरतबा उसने ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी है, ये वैल्यूज दिखा दी है, अब अगर आप दोबारा ये वैल्यूज देखना चाहें कि पहली सैलरी कितनी थी, तो अब आपके पास कोई वे नहीं होगा, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं जब ये टेबल आपके सामने नजरों से हट गया, तो फिर आप किसी सूरत में ये नहीं देख सकते कि पहली सैलरी कितनी थी जिसको अपडेट किया गया था। तो बहरहाल हम ये सारी की सारी चीजें देख चुके हैं। जो हमने कहा था कि हम एक कॉलम को अपडेट करना सीखेंगे, फिर ये कहा था कि हम मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना सीखेंगे, फिर ये भी कहा था कि हम पहले सॉर्टिंग करने के बाद अगर वैल्यूज को अपडेट करना चाहें तो वो कैसे कर सकेंगे, और फिर हमने ये कहा था कि अगर कंपैरिजन करना चाहें तो वो कंपैरिजन कैसे कर सकेंगे। ये सारी चीजें हमने देखनी है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिलीट कमांड को देखेंगे कि टेबल में जो डाटा है उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके हैं टेबल के डाटा को डिलीट करने के। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी ग्रेट डे।